दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में डिस्कस करूंगा और खासकर जो हमारा जो बैंक किस तरीके से आज की डेट में जो सेंट्रल बैंक है आप लोगों के सामने आया, उसके बारे में आप लोगों के सामने बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन आने वाली है। पहले आप लोग को ये अलाउ ही नहीं था कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो ये लाया गया था बिजनेस जो और खासकर अमीर लोगों के लिए। तो आजादी से पहले लेकर चलता हूं 1926 में अगर आप लोग जाओगे तो एक रॉयल कमीशन बनाया गया भारत के अंदर में, पहली कॉलोनी बना भारत, जहां पर इन्होंने खुद का सेंट्रल बैंक बनाया उस पर्टिकुलर देश के लिए। तो इतना पैसा निचोड़ रहे थे हमारे देश के अंदर से, इतनी बुरी तरह चूस रहे थे हमारे देश को। और एक कमेटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन कमेटी का नाम याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में डिस्कस करूंगा और खासकर जो हमारा जो बैंक किस तरीके से आज की डेट में जो सेंट्रल बैंक है आप लोगों के सामने आया, उसके बारे में आप लोगों के सामने बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन आने वाली है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। आखिर कैसे बना हमारा बैंक यहां तक पहुंचा, न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि आप लोगों को नए आरबीआई के गवर्नर मिल गए हैं। आरबीआई क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। जैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, ऐसे ही हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई जो है वो बैंकों के पापा हैं। मतलब घर में कुछ भी होगा तो पापा से पूछे बगैर नहीं होगा, ऐसे ही आरबीआई से पूछे बगैर भाई कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम के अंदर में कुछ करना चाहते हैं, जैसे नहीं कोर्ट के सारे कोर्ट हैं, उनके बाबा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। स्टॉक मार्केट के बाबा कौन है? भाई सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही आप लोग को हर एक एरिया में एक रेगुलेटरी बॉडी मिलती है जो उस चीज को रेगुलेट करने का काम करती है, मतलब ये चीज कैसे चलेगी उसके बारे में नियमों और कानून बनाती है। तो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा उसके लिए नियम कानून बनाने का काम किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस बैंक के जो मुखिया होते हैं, तो यहां पर ये हैं अब की बार जो बनने जा रहे हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा साहब। किसवें नंबर के हैं? यहाँ पर 26वें नंबर के हैं। तो कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, और ऑलरेडी आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आर्मी चीफ के बारे में क्वेश्चन बन चुके हैं कि कौन से नंबर के आर्मी चीफ हैं। तो हल्के में मत लेना, यूपीएससी भी आप लोगों के मजे लेती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछकर, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ये जो इंसान है ये रेवेन्यू सेक्रेटरी है, यानी कि यूपीएससी क्लियर किए हुए इंसान है। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यूपीएससी क्लियर कर कर आप लोग अगर आरबीआई की पोस्ट पर जाते हो, यहाँ पर गवर्नर बनते हो, तो सोचो भारत के नोट पर आप लोग के साइन देखने को मिल सकते हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर ये। इससे पहले कौन थे यहाँ पर? ये थे शक्तिकांत दास। अब यहाँ पर ये 6 साल तक रह कर गए यहाँ पर। इनसे पहले कौन थे देखता हूँ, बताता देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। ठीक है, अब ये गवर्नर तो बन गए भाई साहब, पर लेकिन इनके सामने कई सारी दिक्कतें हैं। इनको जो नाव दी गई है वो ऐसे टाइम पर दी गई है कि भाई साहब उसको तैरने से, एक तरीके से जो डूबने से बचाना है, तैरते हुए उसको किनारे पर लगाना है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इस लेवल पर है कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर में जो एनपीए होता है, मतलब पैसा आप लोगों ने दे दिया किसी को उधार, वो भाई साहब वो पैसा लेकर भाग गया, पैसा आ नहीं रहा है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया, यानी कि एनपीए बन गया। हालांकि पिछले टाइम में कम हुआ है, पर लेकिन फिर भी दिक्कत है, तो इसके ऊपर में काम करेंगे। भाई बैंकिंग सिस्टम के अंदर में लोग पैसा ही नहीं रख रहे हैं आज की डेट में, इसकी कई सारी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। भाई कोई कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई कहीं स्टॉक में लगा रहा है, कोई कहीं एफडी में डाल रहा है। मतलब बैंक जो है वो आज की डेट में दिक्कत में है। तो भाई साहब किस तरीके से इसके ऊपर में काम किया जाए कि लोग बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी ये फोकस रहने वाला है। और भाई जैसी सिचुएशन दुनिया में है, आप लोग सोच लो सीरिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, रसिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन में क्या चल रहा है, और भाई यूएसए के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो आप लोगों को बताइए। तो इसलिए दुनिया में क्या क्या चैलेंज है उसका भी ध्यान में रखना होता है। तो ये इनके सामने चैलेंज है जिसका ये सोल्यूशन निकालेंगे। नाम है संजय मल्होत्रा साहब। तो संजय मल्होत्रा साहब जो हैं वो देखते हैं कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये तो रही इनके बारे में बात। अब ये किस चीज को मुखिया बनने वाले हैं, और यहाँ पर जिस चीज के मुखिया बनेंगे वो चीज जो है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हमारे देश के अंदर में आया, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो बैंक आप लोगों को देखने को मिलता है ना, ये बैंक इतनी आसानी से आप लोगों को मिले नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पहले बैंकिंग सिस्टम जो था वो बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया था। ऐसे बिजनेसमैन जो कि अच्छा खासा पैसे रखते हैं, उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर उधर सेंड कर सकते हैं। तो लोकल इंसानों के लिए बैंक था ही नहीं। तो ये सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। आज की डेट में हर एक इंसान के पास में बैंक अकाउंट है, आप लोगों के पास में भी होंगे। कई सारे तो ऐसे होंगे जिनके पास में तीन तीन होंगे। तो यहाँ पर पहले आप लोग को ये अलाउ ही नहीं था कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये लाया गया था बिजनेस जो और खासकर अमीर लोगों के लिए। तो आजादी से पहले लेकर चलता हूं 1926 में अगर आप लोग जाओगे तो एक रॉयल कमीशन बनाया गया भारत के अंदर में, ठीक है।
ये किस चीज को लेकर, ये करेंसी एंड फाइनेंस को लेकर बनाया गया। और यहाँ पर ये रॉयल कमीशन जो था यहाँ पर इसको एज हिल्टन यंग कमीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप लोग एक बैंक बनाओ। मतलब हमारे देश के अंदर में एक बैंक बनाने की जो कहानी है वो यहाँ से निकल कर आई। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि जो नींव रखी गई वो यहाँ से रखी गई। इवन भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनकी भी स्पीच में आप लोग को देखने को मिलता है। तो कई सारी स्पीच उनकी किताबें हैं जिसमें से माना जाता है कि नींव जो है उनसे भी निकल कर आती है, पर लेकिन जो स्टैब्लिश करता है उसका नाम माना जाता है। मतलब जैसे देश आजाद हुआ तो भाई साहब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जैसे आप लोग ये देखो किस तरीके से, मतलब जैसे मूवी है अल्लू अर्जुन की मूवी है पुष्पा 2, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये नहीं करे कि भाई साहब अल्लू अर्जुन का ही बस नाम ले रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की मूवी है, उसमें रश्मिका मंदाना भी है और भी बहुत सारे एक्टर हैं, और तो किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो भी है पुलिस वाला, कौन है, शेखावत साहब ठीक है, तो भाई साहब तो मतलब नाम किसका लिया जा रहा है, नाम मुखिया का लिया जा रहा है कि भाई जिसके नाम पर मूवी चल रही है, जिसके नाम पर पुष्पा किसका नाम है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिकमेंडेशन बहुत रहती है, तो डायरेक्टर का नाम कोई नहीं जान पा रहा है, तो यहाँ पर रियलिटी में नाम उसी का सामने निकल कर आता है। जैसे मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम आ रहा है, भाई मंत्री तो दुनिया भर के हैं यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो 1934 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसने यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी थी इस कमेटी के द्वारा, इस कमीशन के द्वारा, वो इन्होंने मान ली कि भाई ठीक कह रहे हो तुम कि एक बैंक होना चाहिए देश के अंदर में, और बैंक बनाएंगे भी भाई। भाई 200 साल से रूल कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में, इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बैंक होना चाहिए ना संभालने के लिए। और भारत के अंदर में इसीलिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया, ढक्कन खोला गया 1934 के अंदर में, और इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर 1934 में 1935 में यहाँ पर जो प्रोविजन थे यहाँ पर बेसिकली वो स्टेब्लिश किए गए। मतलब कानून तो आया 1934 का, पर कानून आते ही इमीडिएटली इंप्लीमेंट थोड़ी ना हो जाता है, थोड़ा टाइम लेते हैं भाई साहब। तो कोलकाता में इसका बेसिकली घर बना दिया बैंक का कि भाई तू यहाँ पे रहना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का घर बनाकर और 1 अप्रैल से यहाँ पर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। 1 अप्रैल से क्यों किया भाई साहब? 1 अप्रैल से इसलिए किया क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो फाइनेंशियल ईयर है, आप लोग वैसे तो अभी हैप्पी जनवरी आप लोग सेलिब्रेट करोगे, हैप्पी न्यू ईयर में हैप्पी जनवरी अपना देखोगे, जिसमें मैंने जनवरी जर फरवरी फर और मार्च में पेपर, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमारा कैलेंडर ईयर होता है। पर लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चलता है हमारा अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके आप लोग का चलता है बेसिकली 31 मार्च तक का अगले साल। यानी कि 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टार्ट किया गया। तो ये समझो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट हो रही है नई की, ठीक है, इसलिए यहां पर इसको लाया गया। पर लेकिन कुछ टाइम बाद इनको ये समझ में आ गया कि यार जो लोकेशन है ना भारत की, उसके हिसाब से जो बैंक होना चाहिए वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर था बैंक। पर लेकिन अंग्रेज किधर थे? अंग्रेज तो भाई साहब इधर थे, सारा काम तो इधर से हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बैंक जो है वो इस साइड में शिफ्ट कर लिया अपना, यानी कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ ले आए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा आसान है भाई साहब, इनका सारा काम धंधा इधर चलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आप लोग देखो, तो इसलिए हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो आज के डेट में मुंबई है। तो कलकत्ता से मुंबई में 3 साल में इनको समझ में आ गया कि वहां से काम बढ़िया नहीं चल रहा, तो 1937 में इसको ये मुंबई में लेकर आ गए। और फिलहाल आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग को मुंबई के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1949 में आजाद हो गया देश, इसके 10 साल में, यानी कि जब मुंबई में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ 1937 में, तो यहां पर उसके 10 साल 1947 में भाई देश आजाद हो जाता है। जब देश आजाद हो गया, अब जो बैंक हमारे देश का ये पर्टिकुलर जो एक सिस्टम चला रहा था पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम का, भाई साहब अब इसको कैसे लेकर चल रहे हैं? भाई अब तक तो ये प्राइवेट काम कर रहा था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, अब इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, क्योंकि सरकार देखेगी ना आप मुद्दा की क्या क्या यहां पर चला हुआ है। तो यहां पर सरकार ने फिर इसको अपने कंट्रोल में ले लिया पूरा का पूरा। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर, यहाँ से बैंक चला और यहाँ तक आया। तो याद रखना रॉयल कमीशन हमारे देश के अंदर में बनाया गया था ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको आप लोग हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई हमने देश के अंदर में बैंक को नेशनलाइज तो कर दिया कि भाई साहब ठीक है हमारा देश नेशनलाइज हो गया, पर लेकिन नेशनलाइज होने के बाद में हमारे देश के अंदर में आज तक का इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट में आप लोगों को दूंगा एक झटके के अंदर में। आप लोग का बेहतरीन टॉपिक होगा, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संविधान के अंदर में है नहीं, ऐसा नहीं है।
ये बात आप लोग ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संविधान के साथ में डायरेक्टली कोई रिलेशन देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक जो इंडिया है यहाँ पर, ये आज की डेट में इसमें कोई भी इंसान जो है वो भी एक मुखिया बनाया जा सकता है, जो कि आप लोग को नागरिक देखने को नहीं मिलेगा भारत का। ओवरसीज जो पर्सन है जैसे रघुराम राजन साहब, उनको भी इसका मुखिया बना दिया। जबकि संवैधानिक पोस्ट पर अगर कोई भी इंसान जाएगा, वो वही जाएगा जो इंडियन सिटीजन होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कोई भी संवैधानिक पोस्ट है जिसके बारे में हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस पर वही इंसान बैठेगा जो देश का नागरिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग किसी को भी बैठा सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। इतना समझ में आता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब मैं आप लोग को जर्नी पर लेकर चलता हूं। एक मूवी है बहुत पुरानी है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। मतलब बड़ी प्यारा, बड़ा प्यारा सॉन्ग लगता है ये, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत ही प्यारी मूवी है, मतलब पुरानी मूवी है ये, मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी, मैंने देखी थी। और वो आज भी सॉन्ग ऐसा ही लगता है, नेचुरल टाइप का। तो उसमें वो गाड़ी पे जाते हैं तो गाना गाते हैं पूरा। तो उसमें अपने जो भाई होता है, उसकी जो मतलब वाइफ होती है, उसकी बहन होती है, यानी कि भाई की साली। तो उसको लेकर वो जा रहा था गाड़ी में, तब ये रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है, ठीक है। बड़ा प्यारा, मतलब उसकी लिरिक्स बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर जर्नी बताता हूँ मैं, 1935 से लेके 1949। तो मैं आप लोगों को कौन सी दिशा में लेकर चल रहा हूँ, तो आरबीआई की दिशा में मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कि आरबीआई कैसे कैसे बना। इतना तो मैंने बता दिया कि भाई ये बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और याद रखना यहाँ पर, ये बेसिकली उस टाइम पर क्यों ही बनाया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों को देखने को मिल रही थी। तो इकोनॉमिक ट्रबल बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर उसको भी डील करना था कि भाई कोई संभालने वाला होना चाहिए इकोनॉमिक की जो चीजें हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आई, ठीक है। तो इंडिया जो था वो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग चीजें स्टेटमेंट देकर पूछ लेंगे। भाई आप लोग ये सोचो, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। तो भारत एक ऐसा देश था जहां पर जो कॉलोनी है भाई साहब, जहां से पैसा निकाल कर ले जाते थे, मटेरियल निकाल कर ले जाते थे अपने देश में। तो उस देश के अंदर में पहला देश ऐसा बना जिसका सेंट्रल बैंक बनाया गया इनके द्वारा। आप इससे अंदाजा लगाओ कि भारत की इंपोर्टेंस क्या थी इनके लिए। मतलब इससे भारत की औकात समझ सकते हो कि भाई अंग्रेज जो हैं वो दुनिया भर में रूल कर रहे थे। और हर जगह जहां रूल कर रहे थे, ये माना जाता था कि अंग्रेजों का शासन इतना फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं हर जगह सूरज निकला रहता है। इसलिए कहते थे कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज नहीं छिपता। पता चला अभी इंडिया में दिन निकला हुआ है, फिर कहीं और चले गए, वैसा वहां पर दिन निकला हुआ है। तो इस तरीके से कहते थे कि इनका साम्राज्य इतना तगड़े लेवल पर है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाओ कि भाई इंडिया की इंपोर्टेंस क्या थी, कि इतने बड़े साम्राज्य के अंदर में पहली कॉलोनी बना भारत, जहां पर इन्होंने खुद का सेंट्रल बैंक बनाया उस पर्टिकुलर देश के लिए। तो इतना पैसा निचोड़ रहे थे हमारे देश के अंदर से, इतनी बुरी तरह चूस रहे थे हमारे देश को, ये बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर खोखला बना दिया था। तो फर्स्ट कॉलोनी था, कॉलोनी मतलब जहां से तुम अपना माल मटेरियल निकाल के लेकर जाते हो, और फिर वहां पर आकर तुम अपना बेसिकली बना बनाया माल थोप देते हो लाकर। यानी कि एक तरीके से उसको कॉलोनी की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुगल जो हमारे देश के अंदर में आए थे, भाई वो ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने इसको अपना घर बनाया, यहीं पर ही रहे, यहीं पर ही कमाया, यहीं पर ही खाया, यहीं पर ही उनकी जनरेशन चली। वो इसको घर की तरीके से ट्रीट करने लगे थे मुगल जो थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर अपना घर मानकर काम किया। इवन कोई बाहर का भी आ रहा था उस टाइम पर अंग्रेज, क्यों नहीं हमारे देश के ऊपर में रूल कर पाए, क्योंकि मुगल पावरफुल थे, वरना आने तो ये पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। पर लेकिन जो अंग्रेज थे, उन्होंने कभी भारत को अपना घर नहीं माना। भाई वो तो हमेशा इसको एक तरीके से ऐसा मान रहे थे कि भाई माल पड़ा हुआ है, लूट कर ले जाओ। तो इसलिए अंग्रेजों ने दर लेवल घटिया हरकत की है कि भाई साहब जिसकी कुछ हद नहीं है। मुगल जहां रूल कर रहे थे अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करते थे, पर लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इनको तो बस लूटना है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं तो कितनी प्यारी कंट्री थी भारत इनके लिए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए। अब देश आजाद हो गया, हमारे पास में हमारा बैंक आ गया। अब इसको समझो, जो मैं आप लोगों को यहां से बताऊंगा ना आगे आगे, इससे भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं पास्ट में। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, फिर मैं आप लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल प्लानिंग के ऊपर फोकस किया, प्लानिंग कमीशन वगैरह वो सारी चीजें, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर को भी फोकस देकर यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो इसके चलते आगे चीजें बढ़ी कि सेंट्रल प्लानिंग होगी इकोनॉमी की यहाँ पर, और फोकस एग्रीकल्चर पर हो गया। हालांकि हम लोगों ने बड़ी इंडस्ट्री पर भी फोकस किया। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आप लोगों को देखने को मिलता है, जब भारत के अंदर में हर 5 साल में प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान बनाया करती थी कि अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ऐसे प्लान चला करते थे हमारे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल एक हफ्ते में क्या करने वाले हो, एक महीने में, या फिर एक साल में। तो थोड़ी बहुत प्लानिंग आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो प्लानिंग आप लोगों के माइंड में रहेगी, तो आप लोग एनर्जेटिक के वे में काम करोगे। तो यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में नेशनलाइज किया गया,
ये अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर, तो सेंट्रल बैंक जो है उसको फिर रेगुलेट करने की बात है कि कैसे कैसे लेकर चलना है यहाँ पर। तो इसको इस तरीके से पहले तो स्टार्टिंग में बैंक जो था वो बैंक के लिए काम कर रहा था, बस इस तरीके से कि भाई पैसा रखो और भाई साहब कुछ टाइम बाद अपना पैसा आकर निकाल लो। आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से तिजोरी था ये बैंक पैसा रखने का, ताकि लूट कचोट न देखने को मिले, और आप लोगों को यहाँ पर एक सिस्टम मिला था, सेफ सिस्टम। पर लेकिन आगे चलकर जब इतना सारा पैसा जो है बैंक के अंदर में जाने लगा, तो भाई ये लगने लगा कि अब बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट थोड़ी ना रहा है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, आप लोग स्टार्टिंग में पॉकेट मनी कमा रहे हो, कहीं से 5,000 रुपए आप लोग कमा रहे हो, आप लोगों का खर्चा निकल रहा है। तो घर वाले आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, खुश रहेंगे कि भाई साहब ये अब तक ले नहीं रहा था, कम से कम अब मतलब अब तक ये पैसे ले रहा था, पैसे नहीं ले रहा है, अपना खर्चा निकालने लगा है। तो घर वाले खुश रहेंगे। पर लेकिन आगे चलकर आप लोगों की जॉब लगी सरकारी और आप लोग 40-50,000 रुपए कमाने लगे। अब घर वाले थोड़ी ना कहेंगे अपना खर्चा निकाल रहे हैं, अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। घर वाले कहेंगे यार थोड़ा घर के बारे में भी सोच यार, घर में इतने सारे खर्चे होते हैं उसमें भी हाथ बटा। ठीक है, तो ये ऐसा ही देखने को मिला। तो पहले जो बैंक था वो नॉर्मल काम कर रहा था, पर लेकिन फिर बोलने लगे भाई इकोनॉमी की जो प्लानिंग है उसमें भी तू सपोर्ट कर, लोन वगैरह चीजें देख यार, ऐसा थोड़ी ना है तो ऐसे ही घूमता रहेगा। वही ना, शादी कर देते हैं, अपनी वाइफ का खर्चा अपने आप उठा, ठीक है ना? वो अब बार आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है। ये ले भाई साहब ये तेरी ज़िंदगी है, अब तक बड़े मज़े ले रहा था। देखो हमारी सोसाइटी में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। लड़का जो है वो शादी से पहले मज़े लेता है, जहाँ चाहे वहाँ चाहे घूम ले, ज़िंदगी के पूरे मज़े लेता है, फ्री रहता है। ये मानता है कि शादी के बाद में वो बंध जाता है बेचारा, ठीक है? उसकी अलग कंडीशन हो जाती है। और लड़की का उल्टा कंडीशन है। उसको ये कहते हैं कि शादी से पहले उसको कंट्रोल रखते हैं कि जो मज़े लेने हैं शादी के बाद ले लेना, जहाँ घूमना है अपने पति के साथ में घूम लेना, ठीक है? तो ये देखो सोसाइटी का ताना-बाना कैसा है हमारे समाज के अंदर में। तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है ताकि लोग जो है उसी के अंदर में फिक्स रहें। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए जो भी है, आगे चलते हैं यहाँ पर 1968 में अगर हम लोग आएँगे 1961 से लेके यहाँ पर, तो यहाँ पर बैंक जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, ठीक है? तो कई बार ऐसा हुआ कि बैंक के अंदर में दिक्कतें देखने को मिली, तो भाई साहब इसको किस तरीके से रिफ़ॉर्म करना है, जनता तक कैसे पहुँचाना है, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पर देश आज़ाद हो चुका है और भाई साहब बैंक एक ऐसा सिस्टम हो चुका है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। भाई कैसे-कैसे आप लोग लोगों तक चीज़ों को पहुँचाना है। तो यहाँ पर फिर आया कि बैंक को रीस्ट्रक्चर करना है। तो बैंक को नेशनलाइज करने की कोशिश की गई यहाँ पर इस टाइम पर, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। मतलब ट्राई किया गया कि हाँ नेशनल लेवल पर बैंक जो है मार्केट के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बन गया। तो आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल एक तरीके से पार्ट बन गया हमारे देश के अंदर में, खासकर जो बैंक थे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए क्या किया आगे चलकर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1969 में, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, यहाँ पर हमारे जो सरकारी जो बैंक बना लिए गए प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करके, और 14 प्राइवेट बैंक जो थे उनको यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से क्या कर लिया, गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब यहाँ पर सरकार जो है वो बैंक को कंट्रोल करने लगी कंप्लीटली। इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे देश के अंदर में जो एयर इंडिया थी, वो पहले जो थी वो टाटा ग्रुप के अंडर में हुआ करती थी। पर लेकिन सरकार ने बोला कि यार हमारे देश के अंदर में कोई नेशनल एयरलाइंस होनी चाहिए, तो भाई साहब एयर इंडिया को नेशनल एयरलाइंस बना दिया। पर लेकिन वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाई। फिर बाद में आकर फिर यहाँ पर वो बेसिकली नुकसान झेलती रही, तो फिर आगे चलकर उसको फिर से अभी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया यहाँ पर। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो पहले हम लोगों ने बहुत सारे बैंक जो प्राइवेट थे उनको हम लोगों ने नेशनलाइज किया। अब बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनको हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक की इफिशिएंसी ज्यादा होती है, जैसे आईसीआईसी हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया। 3 बैंक ऐसे हमारे देश के अंदर में, एक तो है एसबीआई जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, दूसरा है आईसीआईसीआई और तीसरा है एचडीएफसी। ये इतने बड़े बैंक हैं आज की डेट में, ये माना जाता है कि अगर ये बैंक फेल हो गए तो ये समझना देश की इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जाता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ के रखना। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सेंटर प्लेयर बन गया जैसे ही चीजें नेशनलाइज की गई, क्योंकि पहले तो सारे प्राइवेट थे, वो बात क्यों मानेंगे भाई साहब, ज्यादा बात बात मानते भी नहीं थे यहाँ पर। अब सारी चीजें सरकार के अंडर में आ गई और कंट्रोल करने लगा, और उसको सेंट्रल प्लेयर के तरीके से यहाँ पर दिखा दिया। अब भाई साहब ये कंट्रोल करने लगा, जैसे इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रेशो, या फिर जो भी इसके अंदर में डिपॉजिट करा है तो कितना पैसा रखना है, कल को मान लीजिए बैंक डूब गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर ये देखने लगा रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक जो है उसको और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो भाई साहब समझना पड़ेगा कि भाई साहब अकाउंटेबिलिटी भी होगी। मतलब अब सामने वाले ने कह दिया कि भाई ये खेत है, ये खेत में डेली जो है यार कई सारी भेड़ बकरियां आकर खेत को चुग कर चली जाती है, ठीक है, तो इसको चर जाती है, तो तुमको इसको देखना है। तो भाई साहब आपने क्या किया, कानों में ईयरफोन लगाया, लेक्चर सुनने लगे और आप लोग सो गए, ठीक है, सुनते सुनते लोरिया सुना रहा हूं ना मैं। तो भाई साहब बकरियां जो है वो खेत चुग के चली गई यहाँ पर। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो भाई साहब तुम्हारी है, क्योंकि तुमको बैठाया था।
उसके लिए तुमको भाई साहब किसी ने पेमेंट भी दिया था कि यहाँ बैठना काम करना, ठीक है। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। तो बैंक जो है वो ढंग से काम कर नहीं रहे थे यहाँ पर। कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि दिक्कत आ गई, जैसे एक शब्द यूज करता हूं मैं यहाँ पर, इसको याद रखना, फाइनेंशियल रिप्रेशन जैसी चीज देखने को मिली। तो फाइनेंशियल रिप्रेशन का मतलब क्या है? मतलब कंडीशन ऐसी बन गई कि आज की डेट में जो इंसान बैंक के अंदर में पैसा रख रहा है, तो बैंक के अंदर में पैसा रखा रखा जो है वो एक तरीके से डाउन होने लगा। मतलब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बैंक के अंदर में जो 100 रुपए आप लोगों ने रखे हैं, वो बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा, उससे ज्यादा तो भाई साहब वो पैसे जो है वो कम हो गए। मतलब 100 रुपए बैंक के अंदर में आप लोगों ने रखे हैं, आप लोग आज की डेट में उसको बैंक के अंदर में रखे आए हो, बैंक दो दे रहा है 4% का आप लोग को इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि बैंक जो है आप लोगों के पैसे को यहां पर 4% से बढ़ा रहा है आप लोग को इंटरेस्ट देकर। पर लेकिन मार्केट में जो आज की डेट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 7% है। यानी कि आप लोग जो हो 4% से आप लोगों का पैसा बढ़ रहा है, पर महंगाई 7% से बढ़ रही है। तो मतलब यह कि आप लोगों के पैसे की जो वैल्यू है, वो आप लोग 7 में से 4 घटा दो, 3 मतलब नेगेटिव में चले गए, 100 में से अब 3 घटा दो, यानी कि 97 रुपीज बच गए हैं आपके रखे रखे। इसका मतलब क्या है? जो चीज पहले आप लोग यहां पर बेसिकली यहां पर आप लोग जो चीज आज के डेट में खरीदते हो ना, कि मार्केट में जाके हम लोगों ने चीज खरीद ली, तो जो चीज पहले 100 रुपए की खरीद सकते थे, और वही चीज आप लोगों को खरीदने के लिए 103 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली फाइनेंशियल रिप्रेशन। और ये किसकी वजह से होता है? जब बैंकिंग सिस्टम जो है वो पैसा यहां पर लोगों को न देकर बिजनेस इंडस्ट्रीज को देता है, और लोन बढ़ता रहता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर में, तो तब जाकर ऐसी घटिया हरकत होनी स्टार्ट होती है। तो यानी कि कंडीशन ये बन गई कि चीप लोन प्रोवाइड करा दिया कंपनीज को, ठीक है, इस तरीके से, और गवर्नमेंट को यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, एक तरीके से बैंकिंग के ऊपर में बर्डन बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो इन चीज को डील करने के लिए भाई लोगों तक लोन पहुंचने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई यहाँ पर। इसमें से एक चीज आप लोग याद रखना, नेशनल हाउसिंग बैंक भी आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आती है बहुत सारी चीजें। मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट किए गए ताकि फाइनेंशियल रिप्रेशन को सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। इसके बाद में जो हुआ वो तो दुनिया जानती है। 1991 से लेके 1999 तक का आप लोगों को पता है क्या हुआ। भाई साहब हमारे देश के अंदर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यहां पर हमारे देश की इकोनॉमी को जो है ओपन कर दिया गया। मतलब क्या है, टर्म तो याद रखना, साइंटिफिक टर्म है, पर लेकिन इसका मतलब यह है कि पहले हमारे देश के अंदर में अगर कोई बाहर से आकर काम करना चाहता था तो उसको अलाउ नहीं किया जाता था। जैसे नहीं आज के डेट में सैमसंग, एप्पल, फेसबुक, दुनिया भर की कंपनी काम कर रही है, गूगल, यूट्यूब हमारे देश के अंदर में, पहले इनको अलाउ नहीं किया जाता था। मैक्सिमम चीजें जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा कि भाई 200 साल तक जिसने चांटे खाए हो, वो इंसान जो है वो ऑलरेडी सतर्क रहता है कि भाई फिर से आकर कोई चांटे ना मारने लगे। मतलब ये सोचो कि जो इंसान जो होता है वो दूध में छल जाता है, एक बार छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो भाई साहब ऑलरेडी एक कंपनी आई थी हमारे देश के अंदर में व्यापार करनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई 200 साल तक बकायदे काट के गई, हमारी हालत खराब करके गई। तो हम लोग इसीलिए, हमारी सरकार, हम लोग इतने क्लोज हो गए थे कि बाहर की कंपनी पर हम लोगों ने ट्रस्ट करने बंद ही कर दी। पर लेकिन कंडीशन इतनी खराब हो गई हमारी कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो 18% नीचे चली गई यूएसए के डॉलर के हिसाब से। तो इसके चलते हम लोग को अपनी इकोनॉमी जो है उसको संभालने के लिए चीजों को ओपन करना पड़ा। और एक कमेटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन कमेटी का नाम याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने बोला कि हमारे देश के अंदर में जो सिस्टम है उसको कैसे आप लोगों को फिर से रीडिजाइन करना है, तो ताकि हमारी चीजें जो है वो सही तरीके से बनी रहे। और यहाँ पर नई गाइडलाइन में 1993 में पब्लिश किया गया, और ये बोला गया कि प्राइवेट बैंक जो है एक तरीके से उसको स्टेब्लिश किया जाए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारी चीजें संभाल नहीं सकती है, सेंट्रल बैंक सारी चीजें संभाल नहीं सकते हैं, थोड़ा कुछ जो है वो प्राइवेट की झोली में भी डालो यहाँ पर। उन्हें कहते हैं पृथ्वी गोल है, जहां से चले थे वहीं आ गए। पहले लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, अभी फिर शहरों में इतनी दिक्कत हो गई है, पोल्यूशन, पता नहीं पानी पी के चेन्नई में लोग मर गए, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, फिर लोग गांव की ओर जा रहे हैं। वही चीज है, पहले बैंक प्राइवेट था, फिर उसको यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक बनाया, अब फिर से बोल रहे हैं कि प्राइवेट बैंक जो है स्टेब्लिश करो। तो यही साइकिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सेंट्रल बैंक जो है उसको बोला गया डीरेगुलेटेड बैंक जो है उसको फोकस किया जाए, इसके ऊपर में एक तरीके से आप लोग ये सोचो कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे बैंक के अंदर में, ऐसा कुछ सिस्टम आप लोगों को लेकर आना है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फिर आगे चलकर क्या निकल कर आया? आगे चलकर यहां पर हमारे देश के अंदर में 2000 से लेकर 2009 तक का यहां पर आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसने चीजों को और अच्छे लेवल पर डेवलप किया। इसको 2000 में इंप्लीमेंट किया गया। हमारे देश के अंदर में जो नेशनल इकोनॉमी का ग्रोथ है वो डाउन आया, जिसके चलते यहां पर और अच्छे लेवल पर रिफॉर्म लाने की बात की गई, ताकि अब देश के अंदर में अगर कोई बाहर से भी आकर इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर हम लोग बाहर से कहीं बाहर अंदर से बाहर जा रहे हैं,
इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए और रूल और रेगुलेशन के अंदर में चेंज डाला गया। 2010 में आकर एक बात रखी गई कि देश के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। तो फिर 2016 में आकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जो कि आज की डेट में आप लोगों को इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करती है। 4+-2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 आरबीआई के। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बनाए गए फिर आगे चलकर हमारे देश के अंदर में बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए। और फिर आगे चलकर तो आप लोगों को पता है भाई साहब, वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन और जो आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो मतलब कहने का ये कि ये जो बैंक सिस्टम है, पहले इंडिपेंडेंट काम करता था, फिर इकोनॉमी के साथ में इसको जोड़ दिया, और आज की डेट में इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन आती है, वो आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंधों पर। तो इसको संभालने के लिए कोई टीम भी होगी? जी हाँ, इसके अंदर में टीम है बाकायदा। 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर मिलकर काम करते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ओवरऑल डायरेक्शन जो आरबीआई की रहती है, वो यहां से निकल कर आती है। और इसमें मुखिया जो है, वो नॉर्मली 5 लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक तो है, कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, और 4 है डिप्टी गवर्नर। और इसी के साथ में जो मेन है, वो तो बैंक का ये हो गया। बाकी सरकार की साइड से तो 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट की साइड से आते हैं। इकोनॉमिक सेक्रेटरी हमारे देश के अंदर में, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, और फाइनेंशियल जो सर्विस सेक्रेटरी हैं, यानी कि जो यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं सेक्रेटरी की पोस्ट पर, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। 10 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए डायरेक्टर रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर यहां पर बेसिकली हमारे देश के अंदर में सेंट्रल बैंक को संभालते हैं। तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक किसी एक इंसान के द्वारा संभाला जाता है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है स्टेटमेंट देकर, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये इनमें से अब तक कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे। इसलिए बोला था मैंने स्टार लगा लेना। ठीक है। 4 डायरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में, जो रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अलग अलग एरिया को यहाँ पर। इसी के साथ में लोकल बोर्ड जो है, उसके अंदर में अलग अलग मेंबर आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये चीजें आप लोगों के सामने पर, लेकिन ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखेगा। टोटल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये डिप्टी गवर्नर कैसे बनते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, ये बड़ी आसानी से आप लोग पहुंच सकते हो। आरबीआई का जो पेपर होता है ना, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो आप लोग बनते हो, तो उससे काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर डिप्टी गवर्नर तक तो इंसान आसानी से पहुंच जाता है, जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होता है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। हालांकि चांसेस मिल सकता है अगर आप लोग की क्वालिफिकेशन अच्छी है गवर्नर बनने के लिए भी। तो जैसे यूपीएससी के अंदर में सबसे बेस्ट पोस्ट जो होती है, जब आप लोग जाते हो, जब आईएएस की पोस्ट पर आप लोग बैठते हो जाकर, तो नीचे वाली पोस्ट होती है एक तरीके से। पहले आप लोग यहाँ पर जब आईएएस बनते हो यहाँ पर, तो पहले आप लोग यहाँ पर एडिशनल पोस्ट पर जाते हो, फिर आगे चलकर आप लोग का प्रमोशन होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर क्या बनते हो, यहाँ पर आप लोग जब आरबीआई का पेपर आता है, तो इसी लेवल पर आप लोग यहाँ पर जाता है ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो आप लोग, फिर आगे प्रमोशन होकर चलता है। तो ये एक इनिशियल एंट्री आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग का अच्छा पोर्सन है इकोनॉमी वाला और ये सब चीजें, तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। बेहतरीन जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है, और देश के अंदर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है आरबीआई की। बेसिकली प्राइवेट के साथ में कंपेयर कर सकते हो, इतनी अच्छी खासी पैकेज ये सैलरी देते हैं। ठीक है। तो ये था, ये सारी चीजें मैंने समझा दी। तो मैंने क्या बताया यहां पर, मैंने आप लोग को ये आर्टिकल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला तो बेसिकली जो न्यूज थी, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई कौन नए ये बने हैं, बेसिकली इनको क्या टारगेट दिया गया है। दूसरा, मैंने बैंकिंग का बेसिक हिस्ट्री आप लोगों को बता दी। तीसरा, कैसे कैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और चौथा, यहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई आरबीआई के अंदर में जो गवर्नर रहते हैं, वो किस तरीके की चीजों को कंट्रोल करते हैं। और एक टर्म जरूर याद रखना, जो मैंने फाइनेंशियल रिप्रेशन वगैरह वो सारी चीजें बताई है, या फिर जो कमीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है कल को चलकर डायरेक्टली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि डिटेल में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। आप लोग ये बताइए कि जो 1 रुपए की जो नोट होती है, उसके ऊपर में किसके साइन होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखता हूं आप में से इसका कौन सही आंसर देता है।